सो हेलो गाइस, आज हम रियल नंबर का वन शॉट करने वाले हैं। चलिए पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अब चलिए हम इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन हमारा है, इंट्रोडक्शन से हमारी शुरुआत होती है। सो हेलो गाइस, आज हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं और एक्सरसाइज और एग्जाम्पल करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 और रियल नंबर के, यानी परिमेय संख्या के। इसमें मैंने आपके एनसीईआरटी के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। तो आपको मैं जो भी क्वेश्चन करा रही हूँ, ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ये वाले सारे, तो इनमें मैंने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं लिए। जो जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उसके अंदर आ रहे हैं, जो जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन किसके अंदर आ रहे हैं, जो जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी बोर्ड के क्वेश्चन वो पेपर में आए थे, मैं वही क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन नंबर पे। पहले क्वेश्चन नंबर पे पढ़े, चलिए चलते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए। सो बेटा, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया ना, ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए, ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपकी चैप्टर नंबर 1 में जो प्रमेय थी ना, प्रमेय थी जो 1.1 प्रमेय थी, उसी के बेस्ड के ऊपर ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पहले सीबीएसई के अंदर भी पूछा गया था। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपको कैसे लिखना है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। यदि क्रम में छोड़ दें तो ये गुणनखंड अद्वितीय हो जाते हैं। तो ये गुणनखंड क्या हो जाते हैं, अद्वितीय हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या, जो भी भाज्य संख्या है, देखो भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है वो तो आपको पता ही है कि भाज्य संख्या का मतलब होता है जो संख्या 2 से भाज्य हो जाए, समझे, जो संख्या 4 से भाज्य हो जाए, है ना। लेकिन अभाज्य संख्या का मतलब क्या था, जो सिर्फ अपने टेबल से ही डिवाइड हो सकती है और किसी के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है, तो मतलब कोई भी भाज्य संख्या जैसे 4 हो गई, तो उसको अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यदि क्रम में छोड़ दें तो ये गुणनखंड अद्वितीय हो जाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल 4 आपको मैं बताऊं, 8 मान लेते हैं 8। तो बेटा 8 क्या है, हमारी कौन सी संख्या, अभाज्य या भाज्य। तो आंसर है हमारा 8, हमारी जो संख्या है वो हमारी भाज्य संख्या है। क्या है वो, हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है, तो 8 हमारी भाज्य संख्या है। तो 8 अगर हमारी भाज्य संख्या है, ठीक है, और अभाज्य संख्या क्या है हमारी 3, तो 8 तिया कितने होते हैं, 24। 8 तिया कितने होते हैं, 24। तो मैंने एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आता है 24। कितना आता है, 24। अब 24 देखो किसका गुणनखंड है, तो 24 भाई 12 का भी गुणनखंड है, ठीक है, और 2 का भी गुणनखंड है, और 24 किसका है, 6 का भी है, 4 का भी है, 8 का भी है। तो देखो इतना सारा है। लेकिन सोचो अगर मैंने 8 या 24 को 8 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, तो ये गुणनखंडन कैसा है, अद्वितीय। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, क्या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 यानी 96 एंड 404 यानी 404 का एचसीएफ ज्ञात करिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करिए। तो बेटा कहने का इनका मतलब स्पेसिफिक मतलब क्या है कि आपको यहाँ नंबर्स दिए गए हैं 2, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान से सुनो सभी बच्चे, आपको क्या करना है कि जो भी आपको नंबर दिया है उसका आपको गुणनखंड निकालना है, फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ फैक्टर निकाल लिया 96 का, और यहाँ 404 का फैक्टर निकाल लिया, ठीक है। फिर निकालने के बाद मैंने क्या करा कि इसमें और इसमें जो मुझे कॉमन दिख रहा है वो क्या है, 2, ठीक है। इधर भी 2 कॉमन है, तो यहाँ से और यहाँ से मैंने 1 2 ले लिया, यहाँ से और यहाँ से मैंने 1 2 ले लिया। यानी कहने का मतलब 2 क्या है हमारा, कॉमन। तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई करा तो 4 आंसर हुआ, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आता है एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम बराबर ए मल्टीप्लाई बाय बी।
तो देखो एलसीएम हमारा ये दे रखा है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एलसीएम मल्टीप्लाई बाय क्या था, एचसीएफ, और बराबर में ए मल्टीप्लाई बाय क्या था, बी। तो ए क्या था हमारा, ए था हमारा 96, बी क्या था हमारा 404। तो हमने 96 और 404 को मल्टीप्लाई करा, ठीक है, और एलसीएम मल्टीप्लाई बाय जो एचसीएफ था। तो देखो यहाँ हमें एचसीएफ फाइंड आउट हो चुका था, है कि नहीं, और हमें एलसीएम फाइंड आउट करना था। तो भाई यहाँ पे गुणा में एचसीएफ था, तो एचसीएफ क्या होगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम हमारा निकलेगा, तो 96 मल्टीप्लाई जो 404 है ना, उसको डिवाइड करेंगे 4 से। एचसीएफ क्या है, 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 96। फिर एलसीएम हमारा क्या निकल के आ गया, 96। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे गए, सीबीएसई के पेपर में पूछे गए। फिर एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास कि √3 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करिए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछा गया था, ठीक है, पूछा गया था। तो देखो √3 को हम किसके बराबर मान लेंगे, √3 को हम a/b के बराबर मान लेंगे। फिर दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, मतलब स्क्वायर करेंगे, ठीक है। वर्ग करने पर क्या होता है, जब √3 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है हमारा 3, ठीक है। बराबर में जब a का स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर, b का a स्क्वायर होगा तो b स्क्वायर। फिर क्या होगा, 3 ये जो नीचे वाला b स्क्वायर है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब आपको पता है भाई b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है, तो 3 हम नीचे लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या कि भाई a स्क्वायर 3 से विभाजित हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो a बराबर हमने 3c ले लिया, यानी b की जगह हमने क्या ले लिया, c ले लिया। तो c क्यों लिया हमने, क्यों भाई c क्या है हमारा पूर्णांक, c क्या है हमारा पूर्णांक। हमने दोनों तरफ वर्ग किया तो हमारा a स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर आ गया, ठीक है। और a की जगह हमारा क्या था भाई, a की जगह क्या था हमारा, b था, तो हमने क्या करा भाई, b ले लिया। तो 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। तो देखो 3b स्क्वायर अपॉन 9 इधर आ गया, c स्क्वायर मारा गया, तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अभी मैं बताती हूँ, रुको आगे चलते हैं। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 3 किसके बराबर, c स्क्वायर के a एंड b का उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ भाजक है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस तथ्य का विरोधाभास है कि a एंड b क्या है, a एंड b सहअभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, कल्पना गलत है। ये √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। कहने का मतलब अगर ऐसे फॉर्मेट में लिखे तो क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन ये क्या है, एक विरोधाभास है, क्योंकि √3 हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। ओके, तो चलिए हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज देखो, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल व्यक्त कीजिए। तो आपको यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है 140, दूसरा क्वेश्चन है 3825 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, 140 को हम डिवाइड करेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे, 140 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो हमें पता है 2 7 जब 14 होते हैं, यानी 0 आ गया। पता है कि 2 भी 70 भी 2 से कट जाएगा, 35 आ गया। पर 35 किससे कटेगा, 5 से, यानी 7 7 कट गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब 140 को हम क्या लिखेंगे, ऐसे हमें लिखना पड़ेगा, जब जाके हमारे गुणनफल को क्या बोलते हैं, जब ऐसे हम घात करके लिखते हैं। तो ठीक है, तो 2 की यहाँ पावर कितनी दी है आपको, 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, ठीक है। 3825 में क्या दिया गया है, देखो यहाँ देखो, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, ठीक है, 17 की पावर 1, 1 की पावर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, भैया एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो दो संख्या को गुणनफल बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। अब देखो दो संख्या को गुणनफल क्या है, जो भी आपको नंबर दिया गया है, जैसे 3, 3, 6 एंड 54 आपको नंबर दिया गया है। ये क्या है, 336, ये है आपका ए, ये क्या मान लेंगे बी। इसके बराबर में एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो पहले हमें एचसीएफ निकालना होगा, तो एलसीएम हमें अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। देखो 36 को हमने 2 से क्या कर दिया, गुणनखंड निकाल दिए।
ठीक है, गुणनखंड हमने निकाल लिया और 54 का भी हमने गुणनखंड निकाल लिया, है कि नहीं। फिर मैंने क्या करा, इसके जितने भी मतलब गुणनखंड में, इधर तो गुणनखंड है, ये जो बराबर में जो भी संख्याएं मैंने उनको इधर लिख दिया सबको, ठीक है, और इन वाली संख्या को मैंने इधर लिख दिया। तो मुझे यहाँ एक चीज आपको देखने को मिली, हाँ भाई 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन वाले नंबरों को मैंने क्या लिख लिया यहाँ, तो 2 मैंने यहाँ लिख लिया, 3 मैंने यहाँ लिख लिया। अब दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर कितना आया, 6। ठीक है, अब हमारे पास एलसीएम निकल गया, तो एलसीएम अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये a मल्टीप्लाई बाई बी बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम। ठीक है, तो a की वैल्यू हमने क्या रखी थी, 336 और b की वैल्यू 54 बराबर में एचसीएफ की क्या थी, 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाई एलसीएम। अब क्या होगा, ये 6 चला जाएगा नीचे और एलसीएम के बराबर में हो जाएगा, तो 6 है ना, 54 को 54 को 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, 9 को 336 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आएगा 3024, तो एलसीएम क्या आएगा 3024। ठीक है, अब है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, वो भी ऐसा ही है, सेम टू सेम, इसमें ऐसे करना, बट इसमें एक बात ध्यान रखना कि इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तब आज गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात करें। तो बेटा यहाँ पे क्या करना है आपको कि देखो, हमने 12 का गुणनखंड निकाल लिया, 15 का गुणनखंड निकाल लिया, 21 का गुणनखंड निकाल लिया। ठीक है, अब निकालेंगे हम एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या है हमारा 3, है कि नहीं, तो एलसीएम में हमने पावर ले ली, तो आंसर आया 3780। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो एचसीएफ में मैंने बताया था ये 306 और 657, 306 क्या है ए, 657 क्या है बी, किसके बराबर में 9, तो 9 क्या है हमारा एचसीएफ, तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगेगा ये। ठीक है, जब 2 नंबर दिए हों तो ये फॉर्मूला लगेगा, आपको पता ही है कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो एलसीएम हमारा निकल के आ गया 22338। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक पर 0 समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो 6n हमें एक संख्या दी गई है, उसकी पावर हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो 6 को हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 6 आएगा, और ऊपर देखो यहाँ n है, तो 2 के ऊपर n की पावर आ गई मल्टीप्लाई 3 के ऊपर n की पावर आ गई। पर लेकिन देखो यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 के रूप में नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के रूप में, यानी कहने का मतलब 6n अंक 0 के साथ समाप्त नहीं हो सकता। मतलब अगर देखो कोई नंबर है जिसके मतलब जैसे मानो 10 है, 100 है, 1000 है, करोड़ है, कितना भी है, देखो 10 है ना, तो 10 के पीछे एक 0 लग रहा है, यानी वो क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि ये संख्या भाज्य है, अब भाज्य है तो क्यों भाज्य है। तो देखो ये मैंने नंबर दिया गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 13 कॉमन हमने ले लिया। ठीक है, 13 की जगह हमारे पास क्या बच गया 1, 13 की जगह हमारे पास क्या बच गया 1। ठीक है, तो हमने अंदर 13 की जगह हमने 1 डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर 77 + 1 कितना होगा, 78 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 1, ये वाच्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार वृत्त है यानी गोल है, तो उस मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए जो सोनिया है ना, उसको कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं, जबकि सभी मैदान का चक्कर लगाने में उसे कितने मिनट लगते हैं, किसको, रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय में वो पुनः प्रारंभिक स्थान प्राप्त करेंगे। तो देखो अब आपको बेसिकली यहाँ करना क्या है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 18 है और 12 है, इनका आप गुणनखंड करेंगे और फिर बाद में इनका गुणनफल निकाल लेंगे। फिर गुणनफल निकालने के बाद आपको क्या करना है, एलसीएम है ना जो आपका, एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखो जो भी बड़ी पावर है, जैसे 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, तो इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 36, तो 36 से हमारा क्या होगा एलसीएम, यानी कहने का मतलब सोनिया और रवि है प्रारंभिक बिंदु पर पुनः 36 मिनट लगते हैं। सो बाय गाइस, तो ये आपका था चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, इसका था आपको 1 शॉट। इसमें मैंने आपको एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन तीनों चीज़ें कराई हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई में पहले पूछे गए थे।